गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तो हो नहीं सकता कि 4 इतने बड़े बहरी जहाज जिनमें 7000 नफरी का लश्कर रसद और घोड़ों समेत समा सकता हो जल रहे हों और इनके शोले दूर दूर तक नजर न आए। तारिक बिन ज़ियाद के हुक्म पर चारों जहाजों को आग लगा दी गई तो फौरन ही शोले बुलंद होने लगे और ऊपर ही ऊपर उठते गए। धुएं के बादल तो जैसे आसमान तक जा पहुंचे हों। करीब ही माही गिरों और मल्लाहों की एक बस्ती थी। वो देखो, बस्ती में एक आवाज बुलंद हुई, किसी ताजर के जहाज को आग लग गई है, लगता है समुंदर को आग लग गई है। एक बूढ़े माही गिर ने कहा, चलो दौड़ो। एक जवान साल मुल्लाह ने कहा, ये बाहर के किसी ताजर का माल जल रहा है, दौड़ो, कुछ हमारे हाथ भी लग जाएगा। बस्ती के तमाम लोग, औरतें और बच्चे भी साहिल की तरफ दौड़ पड़े। उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद लश्कर से हिताब कर रहा था। बस्ती के लोग करीब आए तो लश्कर को देखकर रुक गए। कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी दूर से शोले देखे थे। मुगीसुर रूमी लश्कर के इसी पहलू पर खड़ा था जिस पहलू से तमाशाइयों का हजूम आया था। मुगीस ने अपने घोड़सवारों को हुक्म दिया कि इन तमाशाइयों को घेरे में ले लें और किसी बच्चे को भी वापस न जाने दें। घोड़े दौड़ पड़े। तमाशाइयों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें भी थीं। वो चीखती चिल्लाती भागने लगीं। बच्चों की चीहो पुकार अलग थी। मर्दों ने औरतों और बच्चों को अपने घेरे में और घोड़सवारों ने इन सब को अपने घेरे में ले लिया। इन सब को हाँक कर एक तरफ ले गए। तारिक बिन ज़ियाद का हिताब खत्म हो चुका था। मुगीसुर रूमी घोड़ा दौड़ाता तारिक के सामने जा रुका। मैं जानता हूँ तूने इन्हें क्यों रोका है। तारिक ने मुगीस से कहा, उन्हें जाने देते तो इन उंदलिसियों को हमारी आमद का पता चल जाता। हम इन्हें बेखबरी में लेना चाहते हैं। इन लोगों को यहीं रोके रखो, हम आगे निकल जाएं तो इन्हें छोड़ना। और देखो मुगीस, किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी न हो। हाँ इब्ने ज़ियाद, मुगीस ने कहा, मैं इन गरीब लोगों के दिलों से खौफ उतार देता हूँ। तुम नहीं जानते ये उंदलस की मजलूम महलूक है। मैं इनके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ये लोग हमारे मददगार बन जाएंगे। मैं इनसे मालूम करूंगा कि यहाँ की फौज कहाँ है। मुगीसुर रूमी गोत कौम से था और यहूदी माँ बाप का बेटा था। कुछ अरसा ही पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसमें यहूदियों वाले हसाइल नहीं थे। यहूदी नाम है फितना परदाजी, साजिशगरी और अबलिसियत का। मुगीसुर रूमी ने शायद इसीलिए इस्लाम कबूल कर लिया था कि उसकी फितरत यहूदियत को कबूल नहीं करती थी। वो मूसा बिन नुसैर के दौरे अमारत से पहले मुसलमानों की फौज में शामिल हो गया था। उसमें क़यादत के जो जौहर थे, उनकी बदौलत उसने बड़ी तेजी से फौज में ओहदेदारी और फिर सालारी का रुतबा हासिल कर लिया था। शुमाली अफ्रीका में बर्बर कबाइल से जो आहरी और फैसला कौन लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें मुगीस ने नुमाया किरदार अदा किया था। तारीख इस फतह का सेहरा मुगीस के सर बांधती है। तारीख में ये इशारा भी मिलता है कि मुगीस उंदलस का रहने वाला था। मुगीस रोके हुए तमाशाइयों के पास चला गया। ए फौजों के सरदार, एक बूढ़े मुल्ला ने जिसका सर और दोनों हाथ ज़ईफुल उम्री की वजह से रशा गिर थे, मुगीसुर रूमी के घोड़े के करीब आकर रुका। तुम कोई भी हो और जहाँ कहीं से भी आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम भी गरीब की इज्जत को इतना जवाल समझते हो। मैं जानता हूँ तुम अभी हुक्म दोगे कि आदमियों को कैद कर लो और मर्दों औरतों को अलग कर लो। क्या तुम हम पर रहम नहीं करोगे? हम तो इसलिए दौड़े आए थे कि तुम्हारे एक जहाज को आग लगी तो बाकी ने भी आग पकड़ ली है, तो तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मत डरो हमसे। मुगीसुर रूमी ने कहा, अपने जहाजों को हमने खुद आग लगाई है, फिर हम तुमसे इतना ज्यादा डरेंगे। बूढ़े मुल्ला ने कहा, तुम कज़ाक हो, दूसरों के जहाज ले आए हो और उन्हें जला दिया है। अपने जहाज कौन जलाता है? हमें कज़ाक ही कह लो। मुगीस ने कहा, लेकिन तुम्हारी किसी लड़की और किसी औरत को हमारा कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। मान लिया। बूढ़े मुल्ला ने कहा, लेकिन ये सुन लो, शायद तुम्हें हम पर रहम आ जाए। हमारी इज्जत के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ के फौजी हैं, हमारे मुल्क के फौजी। जब कभी इधर आते हैं तो हमारी 2-3 जवान लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और अगले रोज वापस भेजते हैं। अब तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है। मुगीसुर रूमी ने कहा, फिर हमारे इर्द गिर्द ये घोड़सवार क्यों खड़े कर दिए हैं? इसलिए कि तुम अपनी फौज को पहले ही इतला न कर दो कि बाहर से कोई फौज आई है। मुगीसुर रूमी ने कहा,
हम आगे निकल जाएंगे तो तुम सब अपने घरों को चले जाना। क्या तुम्हारी फौज यहाँ करीब ही कहीं मौजूद है? इस बूढ़े के पास चांद और माहीगीर और मल्लाह भी आन खड़े हुए थे। इनमें से एक और बूढ़ा आगे हुआ। तुम इस समुद्री लश्कर के सरदार मालूम होते हो। दूसरे बूढ़े ने कहा, तुमने हमारी इज्जत की जमानत दी है तो हम तुम्हें यहाँ की फौज से बचाने की जमानत देते हैं। हमारी फौज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। इस बूढ़े ने मुगीसुर रूमी को बताया कि इस इलाके में कई जगहों पर फौजी चौकियां हैं। करीब 3 चौकी कमोबेश 6 मील दूर थी, जो इस फौज के जर्नैल का हेडक्वार्टर था। इन तमाम चौकियों में जो फौज थी, इसकी तादाद 8 और 10 हजार के दरमियान थी। जर्नैल का नाम थियोडोमिर था, जिसे तारीख में एक तजुर्बाकार और जरहे जर्नैल तस्लीम किया गया है। तारक बिन ज़ियाद की ये तवक्को कि उंदलस की साहली फौज को उसकी आमद का पता नहीं चलेगा और वो दुश्मन को बेखबरी में दबोच लेगा, महज उबस थी। जिस वक्त मुगीसुर रूमी माहीगीरों और मलाहों को तसलियां दे रहा था कि उनकी औरतों को नहीं छेड़ा जाएगा, उस वक्त उंदलस की फौज का एक आदमी अपने जर्नैल थियोडोमिर को हैरतजदगी के आलम में बता रहा था कि एक फौज साहिल पर उतरी है। ये आदमी उस चट्टान पर मौजूद था जो उस वक्त लाइन्स राक कहलाती थी। फिर इसे जबलुत तारक का नाम दिया गया और जो आज तक इसी नाम से जानी पहचानी जाती है। मैंने 4 जहाज सिउस्ता की तरफ से आते देखे। इस फौजी ने थियोडोमिर को तमाम तर तफसीलात बताकर कहा, इनमें से लश्कर उतरा, घोड़े उतारे गए, सामान उतारा गया और इन लोगों ने जहाजों को आग लगा दी। आग लगा दी? थियोडोमिर ने हैरतज़दा होकर पूछा। मैंने कुछ जहाजों को जलते देखा है। उंदलसी फौजी ने कहा, ये फौज है, तादाद 10,000 से कम ही लगती है। अगर ये फौज है तो कोई बड़ी ही खतरनाक फौज है। थियोडोमिर ने कहा, ये पागलों की फौज लगती है, अपने जहाज पागल ही जला सकते हैं। थियोडोमिर ने फौरन तमाम चौकियों की तरफ घोड़सवार कासद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि तमाम नफरी, प्यादे और सवार उसकी चौकी पर फौरन पहुंच जाएं और जंगी साजो सामान अपने साथ जरूर लाएं। उसके पास जो फौज फौरन ही जमा हो गई, उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1,000 घोड़सवार थे। साजो सामान और असला के लिहाज से ये फौज तारक बिन ज़ियाद की फौज से बरतर थी। इस फौज को सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो अपने मुल्क में थी, जहां इसे फौरन रसद और कुमक मिल सकती थी। ये फौज नीम ज़िर्रा पोश थी। तारक बिन ज़ियाद की फौज की तादाद 7,000 थी, जिसमें घोड़सवार सिर्फ 300 थे। इस फौज में एक भी ज़िर्रा पोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रवायती थे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अजनबी मुल्क में थे, जहाँ की जमीन भी इनकी दुश्मन, आसमान भी इनका दुश्मन और वहाँ बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। इन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कुमक को भी दूर से आना था। दरमियान में 12 मील समुद्र हायल था। 4 जहाज अभी तक जल रहे थे। तारक बिन ज़ियाद के साथ वटीजा का भाई उपास और जुलियन भी आए थे। ये दोनों उसके गाइड थे, उंदलस के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तारक बिन ज़ियाद इन दोनों को अपने पास बिठाए पूछ रहा था कि उंदलस में यहाँ से आगे क्या है और किला बांध शहर और कस्बे कहाँ और इनके फासले कितने हैं। उबास और जुलियन उससे बारीक से बारीक तफसील बता रहे थे। हमारा पहला मुकाबला साहली फौज से होगा, जुलियन ने कहा। अगर ये फौज कबल अस वक्त इकट्ठी हो गई तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस फौज की तादाद हमसे ज्यादा भी है और इनके हथियार भी बेहतर हैं, लेकिन इस फौज को हमारी आमद की खबर नहीं हुई। हम हर एक चौकी को अलग अलग खत्म कर देंगे। इस वक्त मुसलमानों की ये 7,000 फौज जहाजों से उतारा हुआ अपना सामान संभाल चुकी थी और अब अपने आप को पेशकदमी के लिए तैयार कर रही थी। तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि यहाँ थोड़े से वक्त के लिए पड़ाव होगा, हेमे नहीं लगाए जाएंगे। एक घोड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और तारक बिन ज़ियाद, जुलियन और उबास के पास आकर रुका। सवार घोड़े से कूदा और दौड़ता आगे आया। फौरन तैयार हो जाओ, उसने हाँफती कांपती आवाज में कहा। उंदलस की फौज को हमारी आमद की इतला मिल गई है। चौकियों की तमाम फौज इकट्ठी हो गई है। फासला ज्यादा नहीं, अभी पहुंच जाएगी। ये कौन है? तारक बिन ज़ियाद ने पूछा। बर्बर तो नहीं, ये मेरा आदमी है, जुलियन ने कहा। इसका नाम हुनरी है। जुलियन ने हुनरी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं आना चाहता था, हुनरी ने जवाब दिया। जब फौज और घोड़े जहाजों पर सवार हो रहे थे तो मैं मुसलमानों का लिबास पहनकर आया और घोड़ों वाले जहाज में सवार हो गया। यहाँ आकर देखा तो फौज जहाजों से उतरकर अपने कामों में मसरूफ हो गई है और उस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जिस तरफ यहाँ की फौज हमारा रास्ता रोके खड़ी है। मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ। मैं आगे चला गया, घोड़ा पीछे छोड़ा और छुपता छुपाता आगे चला गया। मुझे वो फौज नजर आ गई। मैं यही देखने गया था कि यहाँ की फौज आपकी फौज की आमद से बेखबर है या उससे खबर मिल गई है। ऐसा हो नहीं सकता कि तारक बिन ज़ियाद जैसा सिपाही सलार इतनी जरूरी बात नजरअंदाज कर देता।
लेकिन वो अभी आगे के इलाके और दिफाही इंतजामात के मुतल्लिक तफसीलात मालूम कर रहा था। मगीसुर रूमी ने माही गिरों और मुल्लाहों से उंदलस की साहली फौज के मुतल्लिक जो मालूमात ली थी वो उसने तारिक के आगे रख दी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने नौजवान हुनरी को दिल खोल कर हराजे तहसीन पेश किया। ये वही हुनरी था जिसे फ्लोरिंडा दिलो जान से चाहती थी और वो फ्लोरिंडा के पीछे तुलिता चला गया था। शाह उंदलस राडरक ने फ्लोरिंडा को बेअबरू कर दिया तो हुनरी तुलिता से शाही अस्तबल का घोड़ा चोरी करके भागा और सियुस्ता पहुंचकर फ्लोरिंडा के बाप जोलियन को इतला दी थी। कुछ अरसा पहले मूसा बिन नुसैर ने जोलियन की वफादारी और दयानतदारी का इम्तिहान लेने के लिए उसे कहा था कि वो अपनी फौज से उंदलस के किसी इलाके पर हमला करे, तो जोलियन ने ये शर्त कबूल कर ली थी। वो अपनी फौज लेकर चला गया था तो फ्लोरिंडा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम अपने हाथों लेने को बेताब थी, लेकिन जोलियन ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। फिर तारिक बिन ज़ियाद की फौज उंदलस को रवाना होने लगी। जोलियन और ओबास साथ जा रहे थे। फ्लोरिंडा को मालूम था कि जोलियन उसे साथ नहीं ले जाएगा। उसने हुनरी से कहा था कि वो मुसलमानों की फौज के साथ जाना चाहती है। हुनरी को भी उस फौज के साथ नहीं ले जाया जा रहा था। उसका मुसलमानों की फौज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर जोलियन की फौज भी जा रही होती तो हुनरी साथ जा सकता था। उसका बाप शाही अस्तबल का बड़ा अफसर था। तुम मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो, फ्लोरिंडा ने हुनरी से कहा था। मैं ये पहनकर जहाज में सवार हो जाऊंगी। मैं अपने हाथों राडरक से इंतकाम लूंगी। हुनरी उसे रोकता रहा मगर वो और ज्यादा जज्बाती हो गई। हुनरी को खतरा नजर आने लगा कि ये लड़की जो कह रही है वो करके भी दिखा देगी। फ्लोरा, हुनरी ने उसे कहा था, मैं तुम्हारे जज्बात का अंदाजा कर सकता हूँ, लेकिन तुमने एक और पहलू पर गौर नहीं किया। तुमने अपने आप को ये यकीन कैसे दिला लिया है कि तुम राडरक तक पहुंच जाओगी और अपने हाथों उसे कत्ल कर दोगी। मैं मुसलमानों के मर्दाना लिबास में होंगी। जज्बात से नहीं, अकल से सोचो फ्लोरिंडा, हुनरी ने कहा। तुम जख्मी हो सकती हो, कत्ल भी हो सकती हो, और अगर तुम जिंदा पकड़ी गई तो तुम खुद समझ सकती हो कि राडरक के फौजी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, और तुम्हारे साथ होगा यही। फिर किस किस से अपनी अबरू रेजी का इंतकाम लोगी। फ्लोरिंडा चुप हो गई, जैसे वो बात समझ गई हो। फिर यूं करो हुनरी, उसने कहा था, तुम जाओ और राडरक को अपने हाथों कत्ल करो। मैं तुम्हारी अमानत थी, मैंने इसमें खयानत की है। मेरी असमत के, मेरी रूह के मालिक तुम हो। इस बदबख्त राडरक ने मेरी रूह को भी नापाक कर दिया है। कहो हुनरी, मेरा सीना ठंडा कर दोगे? करूंगा, हुनरी ने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। उसने फ्लोरिंडा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पहले चूमे, फिर अपने सीने पर रख कर कहा, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, राडरक मेरे हाथों मरेगा। एक वादा और करो, फ्लोरिंडा ने कहा। राडरक का सर काट कर यहाँ लाओगे। मैं उसके सर को आवारा कुत्तों के आगे फेंकूंगी। वादा, हुनरी ने कहा। मैं उसका सर ले आऊंगा। जमीलो हसीन और नौजवान फ्लोरिंडा ने इतने बड़े मुल्क के बादशाह को ठुकरा दिया और शाही अस्तबल के एक मुलाजिम को दिल दे दिया था। हुनरी धोखे में एक जहाज पर सवार हो गया और उंदलस पहुंच गया था। उसने अपने आप को मुसलमानों की फौज से अलग कर लिया था, इसीलिए वो आगे चला गया था। तारिक बिन ज़ियाद की फौज की रवानगी के बाद फ्लोरिंडा का रोजमर्रा का मामूल बन गया कि सुबह और शाम इबादत गाह में चली जाती और इबादत करके दो ही दुआएं मांगती थी। एक ये कि मुसलमानों को फतह हासिल हो और दूसरी ये कि हुनरी राडरक का सर लेकर जिंदा वापस आ जाए।